हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हमारे परिवेश के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज की क्लास में हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण। हम लोग यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण उनके भौतिक गुणों के आधार पर करके देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि पदार्थ के तीन भिन्न रूप होते हैं। कौन कौन से रूप है, कौन कौन से भागों में बांटा गया? तो पहला है ठोस जिसे सॉलिड कहते हैं। दूसरा है द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं। और तीसरा है आपका गैस, है ना, जिसे हम लोग गैस ही कहते हैं। समझ गए? जैसे हम एक मानव शरीर की ही बात करें, हमारे शरीर में पदार्थ के तीनों रूप पाए जाते हैं। जैसे ठोस की बात करें, जैसे हमारी हड्डी हो गई, दांत हो गए, ये सब ठोस रूप में होते हैं। अच्छा, द्रव के रूप में बात करें तो द्रव के रूप में हमारा ब्लड रहता है, रक्त होता है कि नहीं? हमारे शरीर में जल होता है द्रव के रूप में। अच्छा, गैस के रूप में, तो गैस के रूप में हम लोग जो श्वसन क्रिया में यूज करते हैं ना, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब हो गया, ये गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो तीनों रूप तो हमारे अंदर होते ही हैं। ऐसे आपके आसपास में भी जितने भी पदार्थ देखते हैं उनमें आपको यही तीन रूप दिखाई देंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए आप एक एक करके तीनों के बारे में, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं कहलाएंगी। पदार्थ की अवस्थाएं, इसकी दो अन्य अवस्थाएं भी होती हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे। ठोस अवस्था यानी द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था। देखिए, पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है, इसमें पदार्थ के कण एकदम पास होते हैं। ये काफी मजबूती से इनके कणों के बीच काफी मजबूती से अंतराणुकाकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये काफी निकट रहते हैं। ये बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं। इनके अंदर कणों के बीच जो अंतरा अणु का स्थान है वह न्यून होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अच्छा, इसी के कारण से इनके कण जो होते हैं पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। आपने ये देखने से लगता है कि विराम में है इनके कण, है ना। देखने से अगर आप किसी ठोस को देखो तो लगेगा वो विराम में है, क्योंकि वो मतलब कि पूरी तरह से, अगर आप इस पे हथौड़े से मारेंगे, कोई ठोस ही लेके आप उसको चोट मार रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कंपन कर सकते हैं उसके कण। ये नहीं कि पूरी तरह से इधर उधर गमन करेंगे, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, वो कण कंपन कर सकते, थोड़े इधर उधर हिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे लिख लेते हैं और फिर इसके बाद इसके भौतिक गुणों के बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ठोस पदार्थों में, ऐसे लिख देते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल
काफी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफी निकट रहते हैं तथा वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान बहुत न्यून होता है, जिसके कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग ठोस पदार्थ के सामान्य गुणों को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं, ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, यानी कि जितने भी आप ठोस पदार्थ देखेंगे उनमें कौन से गुण सामान्य मिलते हैं, सब में एक जैसे मिलते हैं, उन्हीं गुणों को देखने वाले हैं। पहला गुण हम लोग देखते हैं कि ठोस पदार्थ का जो आकृति होता है और आयतन होता है वह निश्चित होता है। यानी कि कोई भी आप ठोस पदार्थ ले, किताब ले लो, कॉपी ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके रूप में और आकृति में और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग पहला लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होगा वो उच्च होता है। उच्च यानी कि ये हैवी होते हैं, भारी होते हैं। अब देखना, आप एक ठोस पदार्थ कोई भी ले लो, यानी कि जैसे मैं एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, उतने ही समान कह सकते हैं आयतन वाला मैं यहाँ पर जल ले लेता हूँ, समान आयतन वाला, या फिर आप जल ले लो और उसी समान आयतन वाला एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, तो दोनों में आपको भारी कौन लगेगा? क्योंकि भारी कौन लगेगा? वो ठोस वाला जो टुकड़ा है, यानी कि बर्फ वाला जो टुकड़ा है। यानी कह सकते हैं कि ठोस का घनत्व जो होता है उच्च होता है, यानी कि आप कह सकते हैं घनत्व का मतलब क्या है? प्रति इकाई द्रव्यमान ही ना आपका, सॉरी, किसी द्रव का इकाई आयतन है ना, प्रति इकाई आयतन जो होगा उसके द्रव्यमान का प्रति इकाई अगर हम लोग आयतन निकल तो घनत्व निकलता है। यानी कि घनत्व बराबर हम लोग पढ़े हैं ना जी, घनत्व बराबर हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, किसी द्रव के इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होगा वह क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो घनत्व क्या होता है? ठोस का उच्च होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, ठोस पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। अब ये द्रवणांक क्वथनांक क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे इसी चैप्टर में, मैं समझा दे रहा हूं। ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक
प्रायः उच्च होते हैं, प्रायः उच्च होते हैं। ठीक है, अगर द्रवणांक और क्वथनांक की बात करें ठोस की, तो प्रायः क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे अगर मैं मान लो, अगर मैं यहाँ पे द्रवणांक की बात करूँ तो द्रवणांक क्या है, द्रव में बदलने की क्षमता। ठीक है, और क्वथनांक क्या है, उसके उबलने, किस ताप पर कोई पदार्थ द्रव में बदल जाता है, ठोस पदार्थ, उसको उसका द्रवणांक कहेंगे। और जिस ताप पर वह ठोस पदार्थ उबलने लग जाता है तो उसका वह क्वथनांक कहलाता है। तो द्रवणांक क्वथनांक को आगे भी हम लोग परिभाषित करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना है। चलिए अगले बात करें इसकी। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं वह हार्ड होता है और दृढ़ होता है, यानी कि एकदम एकदम मजबूत होता है और कठोर भी होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। कोई भी आप ठोस पदार्थ देख लेंगे, कुर्सी टेबल में, ये सब जब लोहा का टुकड़ा है ना, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है जी, ठोस ही है। अच्छा, अब बात करते हैं ठोस की। तो ठोस पदार्थ असंपीडय होते हैं, असंपीडय, संपीडय होते हैं। ठीक है, तो आप असंपीडय का मतलब क्या होता है, संपीडय का मतलब होता है, संपीडय और असंपीडय समझ लेते हैं। संपीडय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर, मैं संपीडय का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक सिरिंज ले लेता हूँ, ठीक है, इंजेक्शन वाला सिरिंज, और उसमें वायु को खींचता हूँ, और फिर इस यहाँ तक मान लीजिए खींच कर यहाँ तक मैं ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं इसको फिर क्या करता हूँ, इसके मुंह को बंद करके इसको दबाता हूँ। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा इतना है, इतना मान लो इतना तक दब जाता है, तो वायु उतना ही है, लेकिन इस पे दाब बनाने से या इसका आयतन को कम कर दिया और वो इतने ही दूर में इकट्ठा होकर रह गया। यानी कि वो जो गैस था, वायु था, वो संपीडय हो गया, लेकिन जो ठोस होगा वो असंपीडय होता है। उसको आप दबाकर, दाब बनाकर, है ना, दाब बनाकर यानी कि दाब बढ़ाकर या घटाकर उसके आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, असंपीडय का मतलब हुआ कि किसी ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उसके आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। समझे ना बात को। अच्छा, ठोस क्या होता है जी, तो ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति, बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जैसे अगर हम लोग बात करें ठोस पदार्थ की, तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। बहाव कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे कहीं पर रखेंगे तो ये फैलेगा नहीं, बहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इनके कणों के बीच इतना मजबूत बंधन रहता है, इतना मजबूती से ये कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं कि ये बहेंगे ही नहीं, इधर उधर फैलेंगे ही नहीं, एक दूसरे को बांध कर रखते हैं ताकि ये कण इधर उधर फिसले नहीं। ठीक है, अच्छा, ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करके उसका प्रसार या संकुचन होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक जब लगता है तो उसके बीच में क्या किया जाता है, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होगा कि ये जब धूप पड़ेगा तो गर्मी के कारण ये क्या होगा, इसका प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो ये बीच वाला गैप को पूरा कर लेगा। और ये पूरी तरह से एकदम सटा सटा कर रखा रहेगा तो गर्मी से फूले, गर्मी से इसमें प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो पटरी इधर उधर ऊपर नीचे फैल जाएगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बीच में गैप छोड़ा जाता है ताकि जब गर्मी के दिनों में ये फैले, इसका प्रसार हो। तो बहुत एक्चुअल में प्रसार तो बहुत कम ही होता है ठोस में, लेकिन वो प्रसार होगा तो जिसके कारण से वो गैप भर जाएगा, ये ट्रेन की पटरी जो है इधर उधर फैलेगी नहीं, ये नहीं होगी। तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो हम लोग ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका क्रमशः
क्रमशः प्रसार, यानी कि ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका प्रसार, या ठंडा करेंगे तो उसका संकुचन या संकुचन बहुत ही कम होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ऐसे लिख देते हैं, बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। अच्छा, हमने इसमें देखा कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होता है। तो मैं एक पाव रोटी ले लेता हूं, तो पाव रोटी भी ठोस ही है, तो आप कहोगे सर मैं उसको दबाऊंगा तो आसानी से दब जाता है, उसका संपीड्य होता है और ये कठोर भी नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसका ये कठोर होता है। कैसे कठोर होता है? अरे बीच में जो छेद इसमें स्पंजी जो रहता है, इसके बीच में हवा ना भरी रहती है, वो हवा निकल जाएगी तो फिर से कठोर ही है। बात को समझे ना जी? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनको गर्म करने पर पिघल कर द्रव में परिणत होते हैं, और फिर अधिक गर्म करेंगे तो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए इसका हम लोग अभी बताया, हमने अभी देखा कि इसका दहनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि ज्यादा ताप की जरूरत होगी उसको पिघलाने के लिए। ठीक है, और उसे द्रव में बदलने के लिए और फिर उसको उबलने के लिए भी, उसके क्वथनांक के लिए भी हमें ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सामान्यतः ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह पहले पिघल कर द्रव में परिणत होता है और अधिक गर्म करने पर वह द्रव से गैस में परिणत हो जाता है। अच्छा, मैंने यानी कि सामान्यतः, यानी कि कुछ ऐसे भी ठोस होंगे जो गर्म करने पर ठोस से द्रव में परिणत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं जैसे कपूर की, तो कपूर को अगर आप गर्म करेंगे ना ठोस से, वो सीधे गैस में बदल जाता है, और ऐसे पदार्थ को हम लोग उदरोपात कहते हैं। और जिस प्रक्रिया द्वारा ये परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उदरोपातन कहते हैं। तो एक परिभाषा यहां से हम लोग उदरोपातन की समझ लेते हैं। क्या होता है उदरोपातन? उदरोपातन क्या कहलाता है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि सब्लिमेशन। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गरम किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
उदरोपातन उदरोपातन कहलाती है। और उदरोपातन कहलाती है। और ऐसे पदार्थ उदरोपात कहलाते हैं। उदरोपात यानी कि सब्लिमेट कहलाते हैं। ठीक है। और कौन कौन से सब्लिमेट हो जाएंगे? जैसे कपूर, नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, आयोडीन, ठीक है, नेफ्थलीन, ये सभी क्या है? सीधे ठोस से द्रव में और द्रव से ठोस से गैस में और गैस से सीधे द्रव में ना बदल के सीधे ठोस में बदल जाते हैं। समझे ना? तो इनको क्या कर लेते हैं? सब्लिमेट कहते हैं और इस प्रक्रिया को उदरोपातन कहते हैं। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि सामान्यतः जो ठोस होते हैं ना, वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, यानी कि एक ठोस से दूसरे ठोस में विसरित नहीं होते। अब विसरण क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं, पहले लिख लेता हूं। सामान्यतः कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विसरित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनके ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच अंतराणु आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। अब ये कहोगे कि सर विसरण क्या है? ये विसरित नहीं होते, यानी विसरण क्या है? विसरण क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि विसरण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, यानी कि एक सब्सटेंस के कण दूसरे सब्सटेंस में प्रवेश करते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। ऐसे इससे भी पता चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विसरण के बारे में कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रह देते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये द्रव्य यानी सब्सटेंस है यहाँ पे, मतलब समझे ना जी? तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग द्रव अवस्था की बात करेंगे। चलिए, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।